झारखंड के बने हुए 25 वर्ष हो चुके और झारखंड स्थापना दिवस मनाने जा रहा है 25वां स्थापना दिवस। और झारखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर झारखंड की जो गति होनी चाहिए थी, क्या वह गति पे चल रहा है झारखंड? झारखंड के कोख में तो अमीरी है, गोद से झारखंड गरीब है। आज उसी एपिसोड पर चलते हुए हमारी जनसभा की टीम पहुंच चुकी है वार्ड 29 वार्ड पार्षद पति के पास। फैयाज वारसी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं और इस एपिसोड के जरिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में झारखंड अपनी गति पर चल रहा है। फैयाज जी, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद, आप हमारे द्वार तक पहुंचे और झारखंड के विषय में चर्चा के लिए। सवाल आपका यह है कि झारखंड बने हुए 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जो झारखंड का जो निखरा हुआ होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, पार्टी और बीच में विश्व महामारी कोरोना भी आया, उसके लेके भी बहुत सी चीज प्रभावित हुई है और दो पार्टियों के बीच में हमेशा द्वंद्व होता रहा। पहले 2 टर्म भाजपा सरकार चलाई, उसके बाद फिर भाजपा और जेएमएम के द्वारा सरकार बनाई गई। तानातानी में ये 3 टर्म गुजर गया। 2 टर्म में अभी हेमंत सोरेन की सरकार इससे पिछले बार थी, तो उस समय उन्हें 2 साल कोरोना झेलना पड़ा और उसके बाद ये 5वीं बार जब जीत के आई है हेमंत सरकार, तो हमें तो लग रहा है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, लेकिन हेमंत जी की सरकार अब निरंतर प्रयास कर रही है कि झारखंड का और ही रूप बदला जा सके। फैयाज जी, मेरा सवाल यह है कि वार्ड 29 के आप पार्षद के रूप में जाने जाते हैं, जनता आपको जानती है, आप लोग के हित में कार्य करते हैं। नगर निगम में जो विकास होना चाहिए था, रांची नगर निगम के आप मुख्य जगह पर बैठे हुए हैं, नगर निगम में जितना विकास होना चाहिए था, जितने जनता आशा कर रही थी, क्या उस पर झारखंड की सरकार या झारखंड के नगर निगम, रांची नगर निगम उस पर खरा उतर पाई है? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सरकार हमेशा ढुलमुल नीति अपनाई है। इससे पहले जब हेमंत की सरकार थी तो हम लोगों ने उस समय चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद 2023 में हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद भी 2.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई घोषणा नहीं हो पाया, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा हमें दंडित किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि हम निर्धारित करिए कोई भी तिथि, आने वाले 24 तारीख को ये हमें लगता है कि नगर निकाय का चुनाव के लिए डेट जारी हो जाएगा। और इसमें मूल रूप से देखा जाए तो संसाधन की कमी तो है ही, और जितने पार्षद के पास संसाधन होगी वो उतना काम करेगा, लेकिन हम लोगों को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा तो ये बात है कि 2.5 साल बिना हम लोग चुनाव के भी काम कर रहे हैं, आज भी लोगों के बीच में है, जनता के हर काम को हम लोग कर रहे हैं। भले पावर में नहीं होने के बाद भी जनता से हम लोग डोर टू डोर मिलकर उनकी समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड जब अलग हुआ सन 2000 में 15 नवंबर के दिन झारखंड अलग हुआ था और झारखंड में नगर निगम का चुनाव 2008 से शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार ऐसी कभी समस्या आई कि चुनाव कभी लेट हो? पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी हुआ है? नहीं, झारखंड बनने से पहले भी 25 साल का अंतराल में बाद चुनाव हुआ था 2008 में, और 2008 के बाद 2013 में हुआ, और 13 के बाद 18 में हुआ। 18 के बाद जो 23 का जो टर्म था वो 25 चला गया। मोटा मोटी मान के चलिए 2.5 साल का पीरियड आगे बढ़ गया। अब सरकार की क्या कमी रही है, निर्वाचन आयोग इसमें एक्टिव नहीं थी, जिसके कारण से ये नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पाया, जिससे आम जनता को तराही तराही इमाम हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि जनता का कोई भी काम हो, हम लोग अपने हिसाब से जनता को संतोष करके भेज रहे हैं और काम कर रहे हैं। जहां तक फिनेंशियल की बात है, तो जब तक सरकार चुनाव नहीं कराती है तब तक तो कोई फिनेंशियल वर्क नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों के द्वारा जो भी काम जनता से जुड़ा हुआ है, भरपूर प्रयास करते हैं कि जनता का काम हो जाए। लेकिन जानते हैं कि अफसरशाही में थोड़ा सी परेशानी होती है। जनता जैसे पार्षद होता है तो वो लोग डायरेक्ट पार्षद के पास आते हैं, उनका काम तुरंत हो जाता है 5 मिनट में। लेकिन आज के डेट में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई भी कार्य हो,
तो उनको नगर निगम का दरवाजा खटकना पड़ता है। जाने के बाद ये पता चलता है कि ये शाखा में नहीं होगा, वो शाखा में होगा। जनता परेशान होके बैठ जाती है, जो पहले कभी नहीं होता था। नगर निगम के द्वारा क्षमा चाहेंगे, नगर निगम के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जितनी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी झारखंड की जनता को, क्या वो सुविधाएं मिल पाई? क्या उचित विकास हो पाया? देखिए, जहां तक विकास की बात है और जो मूलभूत समस्या से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें सबसे मूल कारण होता है जनता जागरूक है कि नहीं, पहला। और जो वार्ड में जनता जागरूक, तो आप देखने को मिलेगा कि विकास हुआ है, कार्य हुए हैं। हाँ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि संसाधन जितना सरकार देती है उसके अनुरूप कम है। संसाधन कुछ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज का वार्ड 25,000 वाली वार्ड होती है, 26,000 वाली वार्ड होती है, 14,000 15,000 मतदाता रहते हैं, और करीब करीब एक वार्ड में हमको लगता है कम से कम 25 से 30 गलियां होती हैं। उस गलियों का विकास होना हमको नहीं लगता कि एक टर्म में पूरा किया जा सके, क्योंकि कारण है कि एक लिमिटेड फंड मिलती है, और जिससे पहले जो प्राकलन बना होता है उसको बात करते 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 आपका 1 साल बीत जाता है। जब वो आता है निविदा होने के बाद 3 महीना चला जाता है वर्क ऑर्डर लेने में, और जब संवेदक आता है कार्यस्थल पे काम करने के लिए, वहां भी बहुत सी परेशानी होती है। उस जगह पे भी पार्षद को जाना पड़ता है, उसका निराकरण करना पड़ता है, समस्या का निदान करना पड़ता है। तो एक टर्म में अगर कोई भी पार्षद चाहे तो अपने वार्ड को विकास का पूर्ण रूप नहीं दे सकता, ये संभव ही नहीं है। हाँ, अगर सरकार पूरी संसाधन दे तो एक बार में पूरे टर्म का पूरा काम किया जा सकता है। आपने अपने कार्यकाल में कभी आपको ऐसा लगा झारखंड भ्रष्टाचार में संलिप्त है? देखिए, झारखंड की बात मत बोलिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करें। आज कोई भी कार्य करने जाइएगा ना किसी भी कार्यालय में, तो आप सुविधा शुल्क के पहले बात करनी पड़ेगी। छोटा सा कोई काम हो तो आप जाइए तो उनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए। कारण ये होता है कि आपको डिले करना, और जनता इतना परेशान हो जाती है, मजबूरी में वो सुविधा शुल्क देती है। इधर 2 दशक से ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी काम के लिए आपको बिना सुविधा शुल्क का नहीं हो पाएगा। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है। इसका सीधा आरोप आप किस पर लगा सकते हैं? वर्तमान की सरकार पर लगा सकते हैं या पहले से चलता आ रहा है? जब से ये राज्य का गठन हुआ, मैं उस समय से लेके अभी तक कह रही, चूंकि कारण है ना कि जब किसी चीज की कोई आदत लग जाती है तो वो तुरंत खत्म नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। अब जैसे जैसे सरकारें बदल रही हैं, अपना अपना ढंग से काम कर रहा है, बहुत सी जगह पे शिकंजा कसा जा रहा है, थोड़ी सी बदलाव आई है, लेकिन ये कंटिन्यू हमारे कहने मतलब शहर का जो सरकार होता है, शहर के सरकार को अगर चुनाव करके सरकार पे ला दीजिएगा तो जनता को कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, वो पार्षद कार्यालय से काम हो जाएगा। यहाँ पैसे की कोई बात होती नहीं है, पार्षद पैसा लेता नहीं है। कारण है कि इसके पास 2 4 10 काम है। विकास के काम के लिए वो सरकार के द्वारा निविदा के द्वारा होता है, इसमें खाली आपको अनुशंसा करना है। यहाँ पार्षद के पास राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस सब कामों के लिए आप कैसे पैसा मांगेंगे किसी से? और लेना भी उचित नहीं है। लेकिन कार्यालय से जुड़ा हुआ अगर काम अगर हो तो आपका चप्पल घिस जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं होगा। सुविधा शुल्क देने के बाद हो सकता है कि जान पहचान हो, परिचय हो, तो थोड़ी बहुत काम में तेजी आती है। लेकिन जब से 2.5 साल का सरकार नहीं बनाया शहर का, तब से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, झारखंड को बने 25 वर्ष बीत गए, और लेकिन झारखंड में अभी भी शिक्षा की व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं? अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है उपलब्ध। आप इसको अपने नजर से कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा की जहां तक बात है, आज के दिन में पहले लोग सरकारी स्कूल में नहीं जाया करते थे। अब बहुत से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी सुविधा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, किताब मिल रही है, ड्रेसेस मिल रही है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। बीच बीच में तो हम लोग जाकर चेक भी करते हैं कि टीचर है कि नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे के साथ सारी सुविधा है कि नहीं है। हम लोग हमारे वार्ड में जितने भी सरकारी स्कूल है, मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों से संवाद करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनकी समस्या को कोशिश करता हूँ निदान करने का। थोड़ी बहुत तो सुधार हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके अनुरूप में कम है। शिक्षा का हब माना जाना चाहिए था। अभी तक झारखंड के 25 वर्ष होने के बाद झारखंड की राजधानी रांची है, इसे शिक्षा का हब माना जाना चाहिए था।
लेकिन अभी भी यह नहीं घोषित हुआ है, या अभी तक ये पिछड़ा है, क्या लगता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसे भी रांची शहर जो है ना, आप एजुकेशन के मामले में है भी है। कारण है कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनके विषय में सोचने का। जो सक्षम परिवार है वो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे काबिल हैं वो पढ़ रहे हैं। और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जिनकी आय 6,000 5,000 रुपया है महीने का, वो कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना उसके लिए संभव नहीं। कारण है कि एक प्राइवेट स्कूल का KG 1 से लेकर स्टार्ट करिएगा 7-8 तक 3-3 हजार रुपया फीस है, एग्जाम फीस है, री एडमिशन है। तो हर आदमी के लिए संभव, लेकिन सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ये है कि वहाँ गरीब बच्चे आराम से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं और उसके बाद ड्रेस भी मिल रहा है। अब इसमें गार्जियन और स्कूल संचालक का काम बनता है कि कैसे उन बच्चों का विकास करें। जो पढ़ने वाला तेज तर्रार बच्चा है, हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, 7 ईयर्स हमको स्कॉलरशिप मिला है, हमने तो कभी दोष नहीं दिया। 7 ईयर्स हमें स्कॉलरशिप मिला है सरकारी स्कूल में, उसके बाद हम जाके जिला स्कूल से मैट्रिक पास किए। तो शिक्षा के क्षेत्र में और क्या विकास की आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से? हाँ, ये बात है कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान के चलिए कि जो प्राइवेट स्कूल है थोड़ा सा शिकंजा कसना चाहिए ताकि आम आदमी जाके वहां पढ़ सके। सरकारी स्कूल में होता क्या है कि जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसके बाद का टाइम थोड़ा सा बीच में 2-3 घंटा खराब हो जाता है, बच्चे बहुत से लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं, उसमें गार्जियन का रोल नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये है कि टाइमिंग 9 से लेकर 4 तक आपको कैंपस में रहना है। तो उस प्राइवेट स्कूल में जो बहुत एफर्ट नहीं कर पाता है परिवार, तो सरकार को ये चाहिए कि जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं उस स्कूलों में एक निर्धारित कर दे कि उसमें गरीब बच्चा भी पढ़ सके, या फिर उसके लिए कुछ अनुदान कर दे कि हम अपने स्कूल में 10 लोगों को लेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे है, ताकि उस 10 बच्चे का तो भविष्य बनेगा। और जो सक्षम है वो पे करके पढ़ ही रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए थोड़ा प्राइवेट स्कूल में शिकंजा कसना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण इसका ये है कि एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम हमको लगता है प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपए का खर्च है। अब जिस आदमी का आय 6,000 रुपया है, वो 5,000 उसमें व्यय कर देगा तो 1,000 में जीविका चला सकेगा। इसमें सरकार को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और सरकार एक नीति बनाए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब जगह पे एक अनुदान के तौर पे या फिर उसमें अपने सीट फिक्स कर दे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम हर क्लास में 10 बच्चे को आप लें। उससे क्या होगा, थोड़ा सा शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, गरीब बच्चे पढ़ लेंगे और वही बच्चे पढ़ के कल हमारे देश का होनहार बन सकते हैं। तो सरकार इस पर थोड़ा अगर शिकंजा कसती है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन में एक अच्छा नया रूप दिखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। झारखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए थी इन 25 वर्षों के दरमियान में? क्या वो 25 वर्ष के दरमियान में झारखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी रही? क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जब झारखंड का जन्म हुआ था उस समय से लेकर अभी आप मान के चलिए कि 5 सरकारें बनी, उसमें सभी दोषी हैं। मैं किसी एक पार्टिकुलर पार्टी पे नहीं कहता हूं। कारण है जितनी बड़ी हॉस्पिटल रिम्स है ना, आज से एक साल पूर्व मैं भेलौर गया था अपने बच्चों को लेके, उससे छोटा है वहां, लेकिन वहां सेवा भावना है और हर चीज में कंसीडर है और वहां पे इलाज का इतना सुलभ व्यवस्था है कि आप किसी भी मतलब लाइन में लग जाइए, आपका उचित इलाज होगा, कम पैसे में होगा और सही डायग्नोसिस होगा। यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था इसकी कमी है, तो सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप समझिए एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है रिम्स। मैं जब गया तो वहां से तुलना किया तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, भले वहां पे हॉस्पिटल कम है, डॉक्टर अच्छे हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल ही बड़ा है, डॉक्टर की कमी है। और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को अगर स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जिस तरह का वहां इलाज हो रहा है यहाँ भी हो सकता है। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले एक परिवार को देखने के लिए गए थे सदर हॉस्पिटल में, तो वहां का देख दाख के तो लगा हमको कि ना थोड़ा व्यवस्था ठीक है, लेकिन वहां पे डॉक्टर की कमी है। तो सरकार को थोड़ा इस पे अपना ध्यान देने से क्या होता कि प्राइमरी जो इलाज होता है ना वो सदर हॉस्पिटल में होता है, जब उससे नहीं संभलता है तो वो रिम्स की तरफ रेफर होता है।
तो मेरा कहना थोड़ा सरकार इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान आकृष्ट कर दे तो स्वास्थ्य और भी अच्छा हो सकता है। आज भी लोग झारखंड से इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वेलोर जाते हैं। वो व्यवस्था झारखंड में क्यों नहीं? क्या आप झारखंड की सरकार के वर्तमान की सरकार से ऐसी कोई मांग रखेंगे, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे क्या कि वैसी व्यवस्था यहाँ भी सुलभ हो? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि मैं 1 साल पूर्व अपने बच्चे को लेकर वेलोर गया था। मैं तुरंत अपने झारखंड, अपनी रांची राजधानी की ओर अपना ध्यान चला गया। कारण है कि जब कोई चीज को हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो वहां और इसको दोनों मिलाते हैं। तो हमने देखा कि रिम्स हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का नंबर 1 है, और वेलोर जब गए तो वहां भी हॉस्पिटल है, रानीपेट है, और जो वेलोर जो चैरिटी है, तो वहां का जो सेवा भावने हमने देखा, वहां के हर लोग अच्छे। सिर्फ आपको रहने और खाने की व्यवस्था करनी है। वहां पे इतना अच्छा इलाज होता है कम पैसे में कि हर आदमी यहाँ से, हमको लगता है कि 2000 किलोमीटर है, ट्रेन में सफर करके जाता है। अगर सरकार चाह ले, सरकार इसको मान ले कि यही व्यवस्था हम यहाँ कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे चौकस की जरूरत है। जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो भी थोड़ा इस चीज को देखें, समझे, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, ना ही पैसे की कमी है। सिर्फ अगर कमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, सिर्फ चाहने की कमी। चाहने की कमी है। अब हम बात करते हैं रोजगार को लेकर। झारखंड में अभी भी रोजगार की कमी है, रोजगार को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड को हमेशा पलायन का राज्य माना गया है। अगर गुजरात में कोई कंपनी खुलती है तो सीधा उनका नजर झारखंड की ओर जाता है कि झारखंड में कोई फैक्ट्री तो है नहीं, वहां पर रोजगार के लिए बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है? इतने 25 वर्षों में झारखंड अभी तक ये समृद्ध क्यों नहीं हो पाया? झारखंड में खनिज है, झारखंड में कोयला है, झारखंड में हर कुछ है, लेकिन फिर भी पलायन क्यों? कारण है उसका। देखिए, किसी भी चीज को, हमसे भी कोई बातचीत होता है तो बहुत से लोग चले जाते हैं अरब, चले जाते हैं, बहुत से लोग गुजरात चले जाते हैं। वो मानसिकता का पहले से बना होता है। आज हम लोग अपने झारखंड राज्य की जो बात कर रहे हैं, हमारे पास सब चीज से परिपूर्ण है। खनिज संपदा हमारे पास है, करने वाला नहीं है। सबको इजी मनी चाहिए। इजी मनी इन सेंस कि गए हम कहीं पर, तुरंत हमको अपॉइंट किया, तुरंत 15,000, 20,000, 25,000 का नौकरी मिल गया। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो ना, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ लोग जी रहे हैं ना, बिहार के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, अदर स्टेट से भी लोग हैं। अगर हम जा रहे हैं यहाँ तो हम तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। अभी देखिए, बिहार का चुनाव हुआ जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पलायन रोक दूंगा। युवा का पूरा समर्थन मिला उनको। तो कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी है वो उसका जिम्मेदार खुद है आदमी। मैं दूसरे पे नहीं थोपना चाहता। ये चीज इतनी बड़ी फैक्ट्री है, टाटा है, करने वाले कर रहे हैं। इसमें आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने राज्य में रहना है, अपने राज्य में कमाना है। इसमें कोई दोषी नहीं है, सरकार भी दोषी नहीं है, इसमें खुद दोषी अपना जनता है। एक बहुत बड़ा और अहम सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं। एक तरफ माइनॉरिटीज, जिस समुदाय से आप आते हैं, उस समुदाय के लोगों का कहना है कि इस समुदाय को हमेशा से दबाया जाता है, इनके पक्ष में कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, हमेशा इन्हें दबा कुचला समझा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर जगह कयास लगाए जा रहे हैं। कई पार्टियां बोलती हैं, कई राजनीतिक दल बोलते हैं, कई समाचार पत्रों में आता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है ना, माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है, माइनॉरिटी में 2-3 जात आते हैं। एक मुस्लिम आती है, जैन आता है, और पंजाबी आते हैं। ये माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन पंजाबी को कभी आप देखे हैं कोई दूसरा काम करता हो? अपना काम करता हो, 10,000 का भी काम अपना करेगा। जैन लोग को आप गरीब नहीं देखिएगा, वो लोग भी अपने प्रतिष्ठान में बैठते हैं और मेहनत करते हैं। मुस्लिम में क्या है कि मुस्लिम को पहले से ही अंडर एस्टिमेट किया गया, जब से आजादी हुआ। आज हम लोगों को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है। जब इलेक्शन आया तो डरा के, धमका के, आप इसको वोट नहीं दीजिए तो वो जीत जाएगा, वो जीत, जबकि ऐसा बात नहीं है। आज हमारे यहाँ शिक्षा का सुधार हुआ है। आज हमारे घर से बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए। आज हमारे बच्चे जाके कहीं नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो जनता का अपना डिमांड कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। कारण उसका है, हम अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, उसका लालन पालन हमको करना है।
अगर उसको शिक्षा के लिए नहीं भेजेंगे तो जाहिर है कि छोटे से जगह कुछ काम करेगा। बहुत सी मजबूरियां भी होती है जो मजबूरी करने के लिए चल जाता है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, हम लोग को हमेशा छलावा किया जाता है। और माइनॉरिटी में तो हमने 2 जाति का मैंने उल्लेख कर ही चुका हूं। हमारे कम्युनिटी में मुस्लिम लोगों में पहला तो नौकरी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, पहला। और हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, तबके हैं, वो लोग छोटा छोटा व्यापार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि उसको जीते जाइएगा, नहीं तो आपको ऐसा साथ होगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा। मतलब डरा धमका के अपना वोट का लोग यूज करता है। और जब चुनाव समाप्त हुआ फिर आपको भूल के दरी बिछाने के लिए बोल दिए।